तो आज से हम इंशाल्लाह अपना फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के बिल्कुल एंडिंग के टॉपिक्स पे जा रहे हैं और आज से हम बिल्कुल अपना एंड स्टार्ट करेंगे, मतलब एंड करेंगे अपने इस चैप्टर को, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। सो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एक ऐसा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का जो कि बहुत, एक तो अगर हम समझ जाएँ तो आसान है, और अगर नहीं समझें तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, उसके ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, ये सब इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कुछ दफ़ा उनको हम मतलब समझ नहीं पाते। उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, वो और ज़्यादा मतलब वैसे इतना मुश्किल नहीं है, वो इससे आसान है, मगर फिर भी क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना हार्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन, जो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के एंडिंग टॉपिक है और बहुत ही मुश्किल है। सो आज हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जितना कवर हो सकेगा हम उतना करेंगे और बस इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। सो हमने अपना बॉटनी पार्ट ख़त्म किया और जोलॉजी में हमारे पास सिर्फ ह्यूमन की ट्रांसपोर्ट है और नॉट एनी अदर एनिमल। सो हमारा जो एसएलओ है पीएमडीसी का, वो ये कहता है, अगर मैं दोबारा से उसके ऊपर आ जाऊँ एसएलओ के ऊपर, वो ये कहता है कि लिस्ट द डिफरेंसेस एंड फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो सबसे पहले मैंने इस एसएलओ को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम हार्ट को नहीं पढ़ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनका डिफरेंस कहा गया है, फंक्शन कहा गया है, मैं तो सबसे पहले इसका एक डिफरेंसेस के लिए कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम ये और एक कॉलम, तो तकरीबन 3 कॉलम्स पे हम काम करेंगे, और इन तीनों पे मैं यहाँ पे पहले एक और लाइन बना दूँ, एक मिनट, सही। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टरीज, और यहाँ मैं लिखता हूँ वेन्स, और यहाँ मैं लिखता हूँ कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड की ट्रांसपोर्ट हमें दिखानी है। इस ट्रांसपोर्ट जो जोलॉजी में तो ब्लड के ऊपर बात करेंगे। ब्लड किन 3 चीज़ों की मदद से आगे पहुँचता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आर्टरीज़ को डिफ़ाइन करता हूँ कि ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है। आर्टरीज़ जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आर्टरीज़ क्या करती हैं, आर्टरीज़ ट्रांसपोर्ट ब्लड करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट से ब्लड लेकर उसको टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं आर्टरीज, बॉडी थ्रू कैपिलरीज के ज़रिए। कैपिलरीज एक बीच में इंटरमीडिएट है आर्टरीज और वेन्स, तो इसलिए हम कैपिलरीज की मदद से आर्टरीज को, ब्लड को टेक अवे करती हैं हार्ट से। तो वेन्स का जो काम है, वेन्स का वो ये है, ये कलेक्ट करती हैं, दीज कलेक्ट ब्लड, ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं थ्रू कैपिलरीज के ज़रिए, और फिर उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट के पास, हार्ट के अंदर, टूवर्ड्स, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट इट टूवर्ड्स हार्ट की तरफ भेजती हैं। इसी तरह कैपिलरीज, दीज लिंक आर्टरीज विद वेन्स, ये लिंक करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ, विद वेन्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आर्टरीज जो हैं, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने क्या कहा कि जितनी भी आर्टरीज़ हैं, ऑल आर्टरीज़ वो क्या कैरी करती हैं, ऑल आर्टरीज़ कैरीज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, मगर एक आर्टरी के अलावा। वो कौन सी आर्टरी है भाई, वो है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी लंग से जुड़ी होती है, पल्मोनरी आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। तो सेकंड पार्ट वेन का ये है, ऑल वेन्स कैरी, कौन सा करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट सिवाय एक के, पल्मोनरी वेन्स। तो अगर मेरे पास पेपर में एमसीक्यू आया दैट विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैं कहूँगा पल्मोनरी वेन, और विच वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैं कहूँगा ऑल वेन्स अदर देन पल्मोनरी। और अगर मेरे पास एमसीक्यू में यह सवाल आया कि कौन सी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सो एक ही आर्टरी होगी, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड विच आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल द अदर आर्टरीज देन द पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कैपिलरीज का क्या है, दे हैव मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके पास है मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड O2 एंड विदाउट O2 ब्लड, इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, यानी कि मिक्स है इन दोनों इसके अंदर, क्योंकि कैपिलरीज इंटरमीडिएट हैं इन दोनों के बीच में। तो जो आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड लाएंगी या ऑक्सीजनेटेड लाएंगी, या फिर जो वेन्स ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड लाएंगी, वो मिक्स होगा कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन मिक्स है, सही है। अच्छा, नंबर 3, देयर आर नो वॉल्व्स इन दैम, आर्टरीज के अंदर नो वॉल्व्स नहीं होते, मगर एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड आउर्टा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर नो वॉल्व्स तो नहीं होते भाई, आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होते, मगर एक एक्सेप्शन है, एक कुछ के पास है। एक्सेप्ट कौन कौन सी, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या होती है, अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि इसके पास वॉल्व नहीं होता, मगर पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर और आउर्टा पर, आउर्टा एज द लार्जेस्ट आर्टरी, तो वहाँ पर आपका वॉल्व ज़रूर होता है। वो कौन से वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह वेन्स, तो इनके पास वॉल्व्स तो होते हैं, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। तो वॉल्व्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं भाई, ताकि वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सकें, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सकें, क्रॉस यानी कि जाने ना दें। तो ब्लड के बैक फ्लो को, जब एक दफ़ा ब्लड चला गया हार्ट के अंदर, अब वापस से वो पीछे ना जाए, या अगर राइट एट्रियम में आया तो लेफ़्ट एट्रियम में ना चला जाए, तो उसके लिए वॉल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर, ताकि वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब कैपिलरीज का इसमें क्या रोल है, इनके पास कोई वॉल्व नहीं होता और ना ही एक्सेप्शन है, यानी कि दे हैव नो वॉल्व, इनके पास कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये वॉल्व थोड़ी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, वॉल्व कुछ लग रहा है, एक मिनट, वॉल्व्स, इनके पास वॉल्व्स नहीं होते। अच्छा, 4, आर्टरीज के पास हाई ब्लड प्रेशर होता है, इनके पास क्या होता है, हैव हाई ब्लड प्रेशर। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, तो हम लिखेंगे आर्टरीज। अच्छा, जब आर्टरीज के पास हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वेन्स के पास क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, मैं बीपी लिख रहा हूँ, और कैपिलरीज के पास कैसा होगा, फॉलिंग प्रेशर होगा, मतलब उठ भी रहा होगा गिर भी रहा होगा, यानी कि फॉल कर रहा होगा, एक ऐसा प्रेशर होगा। तो मैं लिखूँगा फॉलिंग प्रेशर इन दीज, ठीक है, मतलब ज़्यादातर गिर रहा होगा अगर हम इसको देखें। 5th पॉइंट क्या है आर्टरीज का, वेव ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर पल्स। मैंने क्या कहा, वेव ऑफ ब्लड प्रेशर बीपी, या फिर मैं कह देता हूँ एक पल्स इसमें होती है। क्यों, ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड। मेरा मतलब ये है कि जो ब्लड की जो वेव होती है ब्लड प्रेशर की या फिर पल्स होता है, वो किस मदद से होता है, जब एक हार्ट बीट जो है आपकी डिटेक्ट की जाती है, तो उसमें ये आर्टरी में फंक्शन है। वेन के अंदर क्या है, कोई पल्स नहीं है, हालांकि आर्टरीज के अंदर पल्स हैं। इसी तरह कैपिलरीज के अंदर भी नो पल्स, इनके पास भी कोई पल्स नहीं है। ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आके इसकी कॉलम्स बनाता हूँ। ये कॉलम थोड़ा, एक मिनट, अब बनाता हूँ उसको दोबारा। ओके, सो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दैट इज़ द सिक्स्थ ऑफ पॉइंट, वो हमारा ये कहता है आर्टरीज़ के बारे में कि ब्लड फ्लो करता है रैपिड। ब्लड कैसा है, फ्लो करता है रैपिड, जब भी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। जब ब्लड फ्लो रैपिड करता है तो उसके जो तकरीबन वो है 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड, 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड इन आउटा, लार्जेस्ट आर्टरी के अंदर, एंड डिक्रीजिंग, और डिक्रीज़ हो जाता है फिर इन आर्टरीज़, फिर आर्टरीज़ में जाकर डिक्रीज़ हो जाता है और आर्टरियोल्स में जाकर और डिक्रीज़ हो जाता है। सो अगर मेरे पास MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द आर्टरीज हैव द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, तो मैं आउटा लिखूंगा, एंड विच हैव द फॉलोइंग द लीस्ट, तो मैं लिखूंगा आर्टरियोल्स, मतलब टिक करूँगा, और विच हैव द फॉलोइंग हैव द इंटरमीडिएट, सो आर्टरीज़ के पास। अच्छा, अब 6 पॉइंट ऑफ द वेन्स ये है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। रेट ऑफ, जो ब्लड का जो रेट है मतलब ट्रांसपोर्ट होना, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, बढ़ता है, फ्रॉम, छोटी वेन्स में कम होगा, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स, और बड़ी वेन्स में ज़्यादा होगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो स्लोएस्ट, ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा है, स्लोएस्ट है, ठीक है, और लेस देन कितना है, यानी कि 1 मिलीमीटर पर सेकंड से भी कम है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कैपिलरीज की। 7th ऑफ पॉइंट मेरे पास ये है कि आर्टरीज के पास जब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा तो उनके पास स्मॉलर बोर। स्मॉलर बोर का मतलब ये कि डायमीटर का मतलब बहुत छोटा होगा, और हैव स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल। इनके पास क्योंकि ब्लड बाहर ना निकल जाए, आर्टरीज फट ना जाए, तो इसलिए इनके पास थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और वेन्स के पास क्या है, लार्ज डायमीटर या लार्जर बोर एंड थिन वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है तो ज़रूरत नहीं है थिक वॉल्स की। और कैपिलरीज के पास क्या होगा, लार्जर बोर तो होगा, और जो वॉल होगी ना वो कैसी होगी, 1 सेल इन थिकनेस, यानी कि एक सेल के बराबर में उसकी थिकनेस होगी, 1 सेल थिकनेस। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिलरीज। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट 8 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिक मसल लेयर एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट। आर्टरीज में क्या है, मसल की थिक लेयर भी है और साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, ताकि इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकें ब्लड के प्रेशर के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुई आर्टरीज की। सो द इलास्टिसिटी हेल्प्स चेंजिंग द पल्सेटिंग फ्लो ऑफ ब्लड। सो ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करती है किस चीज़ में, चेंजिंग द पल्सेटिंग, यानी कि ब्लड का पल्स में फ्लो होना, उसको चेंज करती है इलास्टिसिटी, पल्सेटिंग फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, इसी तरह कैपिलरीज का क्या है, वही बात, थिन मसल लेयर तो होगी, थिन मसल लेयर, एंड उसी के साथ साथ लेस इलास्टिसिटी होगी या लेस इलास्टिक फाइबर्स होंगे, लेस इलास्टिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। फाइबर्स में हमारा आर पहले आएगा, ई बाद में आएगा, फाइबर्स होंगी। सो दे आर लेस इलास्टिक देन आर्टरीज, लेस इलास्टिक देन आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज ज़्यादा इलास्टिक हैं, कम इलास्टिक हैं। और कैपिलरीज के बाद हमें पता है बिल्कुल ही अपोजिट बात होती है, इनके पास ना तो मसल्स होंगे, नो मसल्स, और इलास्टिक फाइबर्स, ना इलास्टिक फाइबर्स होंगी ना मसल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब
9 में क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि आर्टरीज़ के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बोलें आपके न्यूट्रिएंट्स में आपकी गैसेज आ गई, आपके कुछ मटेरियल्स आ गए, वो नहीं होगा। इसी तरह वेन्स में भी यही बात होगी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। बट कैपिलरीज़ में रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। कैपिलरीज़ में गैसेस का आपस में एक्सचेंज होना और फूड का आपस में एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट अकर्स इन द कैपिलरीज़। सो ये हमारे पास कैपिलरीज़, आर्टरीज़ और वेन्स का एक कंपैरिजन था जो कि मैंने आपके सामने बताया। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं इनका एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टरीज़ हैं और कैपिलरीज़ हैं और वेन हैं, तो इनके स्ट्रक्चर में अभी तो मैंने फंक्शंस बताया, तो इनका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा कि आर्टरीज़ के पास जो आउटर लेयर होगी उसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होगी। तो इस तरह सीक्वेंस में याद रखने से मैं बता रहा हूँ। अभी कनेक्टिव टिश्यू के बाद एक लेयर होती है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल। ठीक है, सर्कुलर स्मूथ मसल के बाद इलास्टिक लेयर होगी। ये इस सीक्वेंस में याद रखना है किसके बाद कौन सी होगी। इलास्टिक लेयर के बाद कौन सी होगी, एंडोथेलियल सेल्स होंगे, और या फिर बल्कि नहीं, एंडोथेलियल सेल्स नहीं होंगे, एंडोथेलियम की आपके पास लेयर होगी, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम के पास क्योंकि टिश्यू था एंडोथेलियम, तो अब इसके पास क्या आएंगे, एंडोथेलियल सेल्स आएंगे, एंडोथेलियल सेल्स। तो ये एक अरेंजमेंट याद रखनी है। वाइल कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथेलियम होगा, बस एंडोथेलियम। वेन्स में क्या होगा, वही बात आ गई, कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू के बाद स्मूथ मसल्स होंगे, सर्कुलर नहीं होंगे, स्मूथ मसल्स। तो ये डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के मसल्स का, स्मूथ का, कि इनके पास स्मूथ होंगे, बार आर्टरीज के पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स होंगे। स्मूथ मसल्स के बाद इलास्टिक लेयर होगी, मगर वो लेस इलास्टिक होगी, अभी हमने पढ़ा। इलास्टिक लेयर होगी और इलास्टिक लेयर के बाद एंडोथेलियम होगा, मगर एंडोथेलियल सेल्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर आके हमारा रुक गया वेन्स का। तो ये स्ट्रक्चर याद रखने वाला था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का, और उनका फंक्शन भी आज हमने पढ़ा बहुत अच्छी तरह। इसी के साथ साथ हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर और मेन पार्ट पर, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इसको मैं लेबल करूंगा खुद। जो मैंने पढ़ा वो लेबल करके मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि भाई हाँ ये चीज़ ये है और ये चीज़ भी ये है। तो इससे ही हमें सब कुछ समझ आएगा। और जब तक हमें हार्ट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तब तक मैं गारंटी दे दूं कि हमें इसका फंक्शन ही समझ नहीं आ सकता, क्योंकि इसका फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें इसका स्ट्रक्चर जब तक समझ नहीं आएगा हम इसे फंक्शन पढ़ नहीं जा सकते। तो स्ट्रक्चर समझ लिया तो फंक्शन समझ लिया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हार्ट का स्ट्रक्चर। मुश्किल लगेगा मगर कोई मसला नहीं है, इसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो नाम है वो थोड़ा मुश्किल है और मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ये वाला, अब मैं दोबारा अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी से दिखा रहा हूँ ये। तो ये फर्स्ट लेबल हुआ पार्ट क्या है, तो इसको हमें डिफ़ाइन करना है कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। नाम याद रखना है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट है हार्ट का, ये वाला जो आपको ये 3 नज़र आ रही है ना वॉल्व टाइप, तो इसे हमने फर्स्ट को कह दिया ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। सेकंड को मैं कह रहा हूँ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसको को मैं कह रहा हूँ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, हार्ट में मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये वाला मैं इसको पहले डिवाइड करता हूँ। अब एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। जो मैंने ये राइट साइड पे बनाया है इसे हम हार्ट में कहते हैं लेफ़्ट साइड, और जो ये मैंने राइट साइड पे बनाया है इसे मैं कहूँगा लेफ़्ट साइड पे बनाया है इसे मैं कहूँगा राइट साइड। ये चीज़ याद रखने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट इस वाला साइड है जो हमारा राइट है, और राइट उस वाला साइड है जो हमारा लेफ़्ट है। हार्ट में हम ये चीज़ काउंट करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कह दिया सेकंड पार्ट को लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड को मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इसको मैं कह रहा हूँ थर्ड को लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। सेकंड पार्ट क्या है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। थर्ड पार्ट क्या है, लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी। सो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, सही है। अब बात आती है पार्ट नंबर 4 पे, 1 2 3 4। तो ये पूरा ये है क्या? सो दैट इज़ द लार्जेस्ट वे आर्टरी, जिसको हम कहते हैं आउटा। सो ये हमारे पास आउटा है, ठीक है। सो आउटा हमारे पास ये होती है जिसमें हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द आउटा। अच्छा, अब पार्ट 5 को हम देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 5 में क्या है। सो पार्ट 5 मेरे पास है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज। लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये दो आर्टरी नज़र आ रही है ना, ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज हो गई। पार्ट 6 मेरे पास क्या है, बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरीज़ के नीचे, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ के नीचे क्या है, लेफ़्ट पल्मोनरी वेन। तो ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा कि भाई लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल बाद क्या है, लेफ़्ट पल्मोनरी वेन। तो ये चीज़ भी मुझे समझ आ गई। पार्ट नंबर 7 को देख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 7 पे जो ये चीज़ है, ये इसे मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट एट्रियम। क्या कहा, लेफ़्ट एट्रियम। अच्छा, लेफ़्ट एट्रियम के बाद जो ये 8 वाली पार्ट है, 8 जिसे मैं कह रहा हूँ, ये इस टाइप का, ये 8। तो इस 8 पार्ट को मैं कह रहा हूँ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। जैसे हम क्या कहते हैं, और भी कुछ नाम देते हैं, वो बाद में बताऊँगा कि क्या नाम देते हैं, मगर अभी फ़िलहाल हम याद रखेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व 8 पार्ट को। इस तरह 9 ऑफ पार्ट को मैंने कहा, 9 पार्ट मेरा है ये जो इस तरह कुछ बने हुए हैं नीडल लाइक, इसे मैं कह रहा हूँ अट्रायो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व, यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो मेरे पास 8 पार्ट था, उसके बाद जो नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर है उसे मैंने कहा अट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सही है। इसे मैं कह सकता हूँ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 10 को जो मैं कहूँगा दैट इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल, सो लेफ़्ट वेंट्रिकल मेरे पास ये पूरा आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो पार्ट नंबर 11 जो ये येलो पार्ट में मेरा लाई कर रहा है, सो इस पार्ट नंबर 11 को मैं कहूँगा सेप्टम या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे मैं कहूँगा वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये एक सेप्टम है, ये कैविटी है, तो इसको मैंने कहा वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो आई होप लेफ़्ट वाला पार्ट तो आपको पूरा हार्ट का समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं आता हूँ अब जो है हमारा क्या कहते हैं पार्ट नंबर, कहाँ से शुरू करूँ मैं, 11 पर आ गए, हम 12 से शुरू करता हूँ, ठीक है। सो 12 को मैं कह रहा हूँ, हमारे पास 2 वेन्स होती हैं। लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी आर द सुपीरियर वेना कैवा एंड द इन्फीरियर वेना कैवा। सो जो पार्ट नंबर 12 है उसको मैं कहता हूँ इन्फीरियर वेना कैवा, ये वाला पार्ट, सही है। और इसी तरह पार्ट नंबर 13 मेरे सामने है। तो पार्ट नंबर 13 बिल्कुल मेरे लेफ़्ट वेंट्रिकल के बड़ा एडजेसेंट है, तो इसको मैं कहूँगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अगर एमसीक्यू में आए तो लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेंट्रिकल दैन राइट वेंट्रिकल। तो पार्ट नंबर 13 ये मेरे पास पूरा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। अब पार्ट नंबर 14 के ऊपर बढ़ता हूँ मैं। सो ये कुछ नज़र आ रहा है, ये मसल्स टाइप, ये वाइट मसल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं हार्ट के अंदर। सो ये पार्ट नंबर 14 मेरे पास क्या कहेगा, कॉर्डी टेंडिना। क्या कहेगा, कॉर्डी टेंडिना। सो इसको मैं कह रहा हूँ, इस मसल्स को कॉर्डी टेंडिना। हो गया याद,
सही है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 15 पे। सो यही चीज़ आ गई पार्ट नंबर 15 की, जो हमारे पास बराबर में थी। नीडल लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सो इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कहूँगा, अट्रायो, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अब, अट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्स कह दिया इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को। अब पार्ट नंबर 16 का क्या रोल है भाई? पार्ट नंबर 16 मेरे पास है राइट एट्रियम। पार्ट नंबर 16 मेरे पास क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल बराबर में है, तो मैंने कहा राइट एट्रियम। अच्छा, अब पार्ट नंबर 17 मेरे पास क्या कहलाएगा? पार्ट नंबर 17 भी मेरे पास वही कहलाएगा जो आप सोच रहे हो, दैट इज़ राइट पल्मोनरी वेन्स। और राइट पल्मोनरी वेन्स के ऊपर क्या होना चाहिए? राइट पल्मोनरी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट पल्मोनरी, पार्ट नंबर 18 पे राइट पल्मोनरी आर्टरीज। राइट पल्मोनरी वेन के ऊपर, ठीक, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। और पार्ट नंबर 19 मेरे पास क्या है? बिल्कुल इन्फीरियर वेना कैवा के ऊपर जो है सुपीरियर वेना कैवा, क्योंकि ये सुपीरियर साइड पर है, वीसी लिख रहा हूँ मैं, सुपीरियर वेना कैवा। सो यहाँ पे मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ा दिया। सो इसको इतनी अच्छी तरह जहन में बिठाना है कि इसको भूलना तो किसी तौर पे नहीं है। सो ये याद हो गया, सो हम आगे बढ़ पाएंगे हार्ट के फंक्शन पे, और हार्ट के फंक्शन को हम अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट का फंक्शन, कि किस तरह वो ब्लड को पंप करता है, और उसके बाद हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल के बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे अपना इम्यून सिस्टम। सो अगर हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं इसका फंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। यही डायग्राम विदाउट लेबलिंग मैं अपने सामने रखूँगा और मैं इसको पढ़ता जाऊँगा और उसका फंक्शन बताता जाऊँगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में।